पास में ओम प्रकाश राजभर जी है। ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय स्वैलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और सहारनपुर में है। सहारनपुर में की पावन धरती पर हम इनका सबसे पहले स्वागत करते हैं और आज इनसे पूछेंगे आखिर स्वैलदेव भारतीय समाज पार्टी आजकल जो चरम पर चल रही है और मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है, उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। ओम प्रकाश जी, आप ये बताइए, भारतीय स्वैलदेव समाज पार्टी लंबे समय से दलितों के लिए, शोषितों के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए कार्य कर रही है। अब आपकी अगर सरकार आती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, यहाँ सबसे कम राजनीति में जो दबा कुचला समाज है जिसकी आप बात करते हैं, जैसे प्रजापति है, बंजारा है या फिर कई गांव यहाँ पर बादी समाज के हैं, उन्हें आज तक प्राधान्यता तक का क्यों उसमें भागीदारी नहीं मिली। इस हिसाब से आपकी पार्टी क्या करना चाहेगी और आगे क्या करेगी? ये हमारा प्रयास हो रहा है गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ना हमारा मकसद है। हम अभी हमारे साथ बंजारा समाज के लोग हैं और पूरे प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी गिनती देश में नहीं है। हम पहली प्राथमिकता सरकार बनने के बाद हम जातिवार जनगणना कराना चाहते हैं। बंजारा कितना है, कश्यप कितना है, पाल कितना है, प्रजापति कितना है, सैनी कितना है, सभी जातियों की आबादी कितनी है। जब इनकी गिनती हो जाएगी तो उसी आधार पर शिक्षा में इनको बजट मिलेगा, इनको रोजगार में इनको हिस्सेदारी मिलेगी। गिनती न होने की वजह से इनको न तो राजनीति में, न सांस्कृतिक क्षेत्र में, न नौकरी में, न रोजगार में इनको हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। तो पहली हमारी प्राथमिकता हम जातिवार जनगणना कराएंगे। दूसरा हमारी प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश के वोट के बल पे हमारे गुजरात के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया गुजरातियों को कर्जा माफ कर दिया उत्तर प्रदेश के वोट के दम पे। हम सरकार बनाकर दूसरा काम करेंगे, उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करेंगे। तीसरा काम हम करेंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जिसको लेकर के हमारा झगड़ा अमित शाह जी से, मोदी जी से, योगी से था। रिपोर्ट 2 साल 11 महीना हो गया रद्दी की टोकरी में है। जो रिजर्वेशन पिछड़ी जाति को 27% मिलता है, उसमें सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट आई उसमें 7, 9, 11 में बांट दिया, 3 भागों में बांट करके अलग अलग कैटेगरी बना दिया, सबको बराबर कर दिया। तो वो रिपोर्ट लागू करेंगे, पहली। तीसरी प्राथमिकता हमारी होगी। चौथी हमारी प्राथमिकता है एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा। हम लागू करने के लिए, सरकार बनाने के लिए घूम रहे हैं। जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो फिर 2 तरह की शिक्षा क्यों? अमीर का बेटा पढ़ेगा कॉन्वेंट में, गरीब का बेटा पढ़ेगा प्राइमरी में। वहां कैसे कंप्यूटर पढ़ाएंगे, यहाँ कैसे कबूतर पढ़ाएंगे। तो जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम हम सरकारी स्कूल में लागू करना चाहते हैं। मंत्री जी, आपको मैं बता दूं, अगर कश्यप समाज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कश्यप समाज दलितों के बाद अगर संख्या में नंबर आता है तो इनका है, लेकिन फिर भी उन्हें इतनी भागीदारी नहीं मिल पाती। अगर 17 जातियों की बात करें तो तमाम जातियां मिलकर बहुत ज़्यादा संख्या में आती है। और आपको याद होगा लखनऊ में जब उस समय आप मंत्री थे, मैं आपका इंटरव्यू उस समय भी लिया था जब भागीदारी मोर्चा का एक गठन हुआ था। उस समय मैं आपके पास गया था। उस समय आपने कहा था कि इन समाज को आप एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका देंगे। क्या आप आज भी उसी बात पर अडिग है या कुछ इसमें बदलाव है? देखिए, हमने लगभग 4 साल प्रयास किया कि ये समाज जगे। ये समाज की आबादी जो अति पिछड़े वोट है 42%, ये खड़ा हो जाए तो जो मैंने कहा है वो संभव है। हमने जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, रामकन कश्यप, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, इस तरह जो हम लोगों ने, बाबू सिंह कुशवाहा, हम लोगों ने मिलकर के जो 12 पार्टियों का एक मोर्चा बना, तो उस मोर्चे को हम लोगों ने ताकत पैदा करने की कोशिश किया कि समाज जगे। जब समाज नहीं जगा तो फिर मैंने समाजवादी पार्टी से समझौता किया। इस नाते किया कि देश में महंगाई की मार से पूरे देश में त्राहिमाम मची है।
भ्रष्टाचार का आलम यह है कि थाने पर गरीब जा रहा है तो जाति पूछ करके मारा जा रहा है, उसका FIR नहीं हो रहा है। इससे निजात दिलाने के लिए प्रदेश का माहौल यह है कि आज कोई भी अपने हक के लिए बोले तो हिटलर शाही है, उसकी जबान बंद कर दी जा रही है। इससे निजात दिलाने के लिए हमने कहा कि पहले जो विपत है, आफत है, उससे निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया और गठबंधन करके हम लोगों ने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारा प्रयास है कि हम सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा, चाहे बंजारा हो, कश्यप हो, प्रजापति हो, पाल हो, आरक हो, गुजर हो, चाहे जाट हो, हम हिस्सेदारी सबको दें, ताकि जब वो हिस्सेदारी लेगा, जब उसमें जागृति होगी, तो निश्चित है कि वो उस कुर्सी पर जाने की भी कोशिश करेगा। ये बात आपकी सही है, लेकिन जो पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, उसके दिमाग पर, युवा के दिमाग पर कहीं ना कहीं हिंदुत्व का कब्जा हो चुका है और उसे जब भी ये बातें समझाई जाती है तो वो कहता है कि राष्ट्र बचाओ और धर्म बचाओ। ये कहाँ तक संभव है? क्या वे लोग राष्ट्र को बचाने के प्रयास में नहीं है जो आप जैसे लोग हैं जो तमाम हिंदू मुस्लिम को एक करने की बात कहते हैं, या केवल हिंदू हिंदू को करके ही राष्ट्र बचाया जा सकता है? देखिए, इस देश में कोई हिंदू धर्म नहीं है, धर्म है सनातन धर्म। हिंदू के नाम पर हिंदू धर्म चिल्ला करके ये एक प्लेटफार्म तैयार किया गया है। जैसे इस्लाम धर्म है, जब तक इस्लाम में उसकी मुसलमानी नहीं हो जाती है तब तक वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं होता है। ठीक उसी तरह सनातन धर्म में जब तक जिसका जनेऊ संस्कार न हो जाए तब तक वो हिंदू कहलाने का हकदार नहीं है। मतलब जो जिनके पास में जनेऊ नहीं है वो हिंदू नहीं है? नहीं है। आप किसी ब्राह्मण से पूछिए कि आप हिंदू हो, आप उससे पूछिएगा तो जूता निकाल के मारेगा कि तुम हिंदू हो, हम हिंदू नहीं है। वर्ण व्यवस्था बनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण कभी अपने को हिंदू नहीं मानता, राजपूत अपने को कभी हिंदू नहीं मानता, वैश्य कभी अपने को हिंदू नहीं मानता। ये शूद्र हैं जो 6743 जातियों में बटे हुए लोग हैं, ये अपने को हिंदू मानते हैं। हिंदू का सम्मान मिलता है क्या इनको? अगर ये हिंदू है, वो बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, तो छोटे भाई का 1700 थाने में हिस्सेदारी क्यों नहीं देते हैं? 826 ब्लॉक का हिस्सेदारी क्यों नहीं देते हैं? आपका कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू हिंदू करके तमाम उन लोगों को बरगलाया जा रहा है जो समाज के पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, और उनको हिंदुत्व के नाम पर जब भागीदारी की, हिस्सेदारी की बात आती है, उन्हें एक तरफ कर दिया जाता है और अपने आप हिस्सा ले लिया जाता है। मैंने पहले कहा कि ये एक हिंदू धर्म के नाम पर एक राजनीति करने का प्लेटफार्म बना रखा है और उस पर राजनीति होती है। आज 5 साल लगभग पूरा होने जा रहा है और नारा लग रहा है कि हिंदू खतरे में है। फिर मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू। हिंदू कैसे खतरे में है? खतरे में योगी और मोदी की कुर्सी है, हिंदू नहीं खतरे में, उनकी कुर्सी खतरे में है। और वो जो अपने समाज को, गुजरातियों का 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया, ये देश के हिंदू बनने वाले, जो नकली हिंदू बनने वाले लोग हैं, इनको पता नहीं है। CBI का चीफ गुजराती, ED का चीफ गुजराती, RBI का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती। पूरे देश पर गुजरातियों का कब्जा हो गया है और ये हिंदू बने रहे और ये गुलाम बनाने की ओर ले जा रहे हैं। आरक्षण के लिए हमारे बंजारा समाज के हों, चाहे कश्यप समाज के हों, चाहे प्रजापति हो, चाहे पाल हो, चाहे कोई हो, आरक्षण की बात करते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, उनकी भाषा नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा ना कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा, रेलवे बेच दिया। 4th क्लास की नौकरियों में सबसे बड़ी नौकरी देने वाला रेलवे सवर्णों को रात में 10% आरक्षण दे दिया गया, जबकि आज से कई साल पहले मांग की जा रही थी 17 जातियों को SC में देने की, वो क्यों नहीं? यही हिंदू समझ जाते तब काहे भाई? 72 घंटे में गरीब समाज को 10% आरक्षण मोदी दे देते हैं, लेकिन 54% आबादी पिछड़ों की है। इनको आरक्षण की जब बात आती है तब ये हिंदू नकली हो जाते हैं। आप उस समय मंत्री रहे, उस समय आपने आवाज नहीं उठाई। आप शायद इस धरती पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हुआ, उनकी हिस्सेदारी लूटी जा रही थी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। दूसरे नंबर पर जब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हिस्सा लूटा जाने लगा
69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, 27% रिजर्वेशन, 22.5% नहीं लागू किया मोदी जी, योगी जी ने, चाहे 68,500 का मामला हो, चाहे 12,850 का मामला हो, चाहे 72,234 का मामला हो, चाहे आयोग में जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, उन भर्तियों में इन पिछड़ों के साथ जिस तरह का धोखा हुआ, अगर कोई धरती पर बोला तो आज पहली बार मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री की लड़ाई होती थी सदन के अंदर और सदन के बाहर, और आप कह रहे हैं कि उस समय आप क्यों नहीं बोले? आप तो अलग हो गए थे। इसी को लेके मैं अलग हुआ था ना। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बड़ी बेबाकी से अपने प्रश्नों का उत्तर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।